वोट चोरी के बारे में इस टाइम पर काफी लोग सोशल मीडिया पे बात करें, लेकिन जरूरी ये कि ग्राउंड लेवल पर भी इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए और शायद इसीलिए कांग्रेस ने यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट लॉन्च कर दिया है वोट चोरी के नाम पर। यस, आइए साथ में जरा इस एडवर्टीजमेंट को देखते हैं एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। बहुत तगड़ा इंतजाम किया है, जीत निश्चित है। बहुत तगड़ा इंतजाम किए, जीत निश्चित है। और साथ में भगवा रंग का गमछा आपको नजर आ रहा होगा। कहने की जरूरत नहीं कि कौन सी पार्टी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन आगे जरा कॉमेडी देखते हैं क्या हो रही है यहाँ पे। ओ भैया जी, कहाँ जा रहे हो? वोट डालने। का नाम है गरीबदास वोट डालने जा रहे हैं। गरीबदास तो ही का नाम है और ये वोट डाल चुका है। घर जाओ। पर बेटा ये देखो, हमारा नाम उम्र 50। देखो एक्चुअली में यही हो रहा है। अगर तुम्हारे को लग रहा है कि ये वोट चोरी वाला जो मैटर है तुमसे कंसर्न नहीं है, तो तुमसे कंसर्न है। तुम्हारी वोट चोरी यहाँ पर करी जा रही है। तुम्हारे वोटर आईडी कार्ड पे कोई और गरीबदास यहाँ पर वोट कर आ रहा है जो कि तुम्हारे जैसा लगता भी नहीं है। उम्र 50। अरे 50 का तो ई भी है। उका है ना कि पुराना खान पान बहुत तगड़ा रहा, दबा के घी खाएं। अब खुद ही देखो। और एक्चुअली इस तरीके का लॉजिक यहाँ पर दिया जा सकता है। 126 साल 110 साल के लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली बिहार की वोटर लिस्ट सामने आई थी, उसमें 100 साल के ऊपर के बहुत सारे लोग हैं। और राहुल गांधी ने बताया था कि कर्नाटका में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 70 साल से ऊपर हैं, 90 साल से ऊपर है, फर्स्ट टाइम वोटर्स इनको कहा जा रहा है। इनके नाम पर एक्चुअली कोई जवान बंदा वोट कर आ रहा होगा, लेकिन 100 और 90 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। यहाँ पर ठीक उसी तरीके की चीज दिखाई गई है। और भैया मेरा वोट का नाम है जमुना देवी। ये खुद ही होगा जमुना तो देवी। हमारा नाम है और हम तो वोट डाल चुके हैं। उका है ना कि आजकल हम लड़की लोगन में भी दाढ़ी मूछ रखने का फैशन चल रहा है। लड़की लोगों में भी दाढ़ी मूछ रखने का fैशन चल रहा है। जिसने भी एड की स्क्रिप्ट लिखी है काफी ज्यादा एप्ट है आज की सिचुएशन के ऊपर। चलिए जाइए जाइए। एंड यहाँ पर लिखा है बोर्ड के ऊपर इलेक्शन चोरी आयोग। इलेक्शन चोर आयोग के साथ कौन लोग हैं जो इस टाइम पर वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। सारी कहानी जो है प्रूफ के साथ क्लियर है आपके सामने, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम इससे कंसर्न नहीं है, ये हमारे से रिलेटेड इशू ही नहीं है, लेकिन आपसे रिलेटेड इशू है। मैं समझाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से कैसे। देखो, अगर आप अपने घर के बाहर निकलते हो और आपको लगता है कि जो सड़क पे गड्ढे हैं ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो आपको समझना पड़ेगा कि सड़क के गड्ढे जब आप बार बार देखते हो तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती है कि यार ये सरकार, ये सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और जब आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है तो आप ये सोचते हो कि इलेक्शन में इस बंदे को नहीं जिताना, इस बंदे को इस बार वोट नहीं करना। लेकिन अल्टीमेटली आप चाहे जिसको भी वोट करो, लेकिन उसी बंदे को वोट चला जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पर वोट चोरी हो रही है। तो चाहे सड़क के गड्ढे आपका कंसर्न हो, या फिर महंगाई आपका कंसर्न हो, या फिर शहरों में जो पानी भर जाता है बारिश में, सड़क में जो पानी भर जाता है बारिश में, वो आपका कंसर्न है। अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो हैं वोट चोरी से ही रिलेटेड है, और इसलिए वोट चोरी भी आपका कंसर्न इस टाइम पर होना चाहिए। आपके सामने दिखाया ऐसा जाएगा कि हमारे देश में स्ट्रे डॉग्स जो है बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन नहीं, इससे बड़ा कोई कंसर्न नहीं है इस टाइम पर। ये सारे के सारे घूम फिर के जो है वोट चोरी पर ही पहुंचते हैं। एंड कल इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी निकल कर आई है। रिसेंटली आपने देखा होगा SIR से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, एंड इलेक्शन कमीशन ने ये तक भी मना कर दिया कि जिनके नाम हम लोगों ने हटाए हैं यहाँ पर लिस्ट में, उनके नाम हम पब्लिक नहीं करेंगे और ये भी नहीं बताएंगे कि क्यों हमने इनके नाम हटाए, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं कहता। लेकिन यहाँ पर एक फिल्मी सीन हुआ है बकायदा सुप्रीम कोर्ट में। आपने जॉलियल भी देखी होगी। वहां पर एक सीन है जिसमें दिखाया जाता है कि एक चश्मदीद गवाह आता है वहां पर कोर्ट रूम में, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस बंदे को डिक्लेयर डेड कर दिया गया था उस केस के बाद। हिट एंड रन की वहां पर बात करी गई थी। लेकिन यहां पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है। योगेंद्र यादव कल इस केस में 2 लोगों को लेकर आए जिनको डिक्लेयर डेड बता दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये जो रिसेंट SIR हुआ है उसमें इन दोनों को डिक्लेयर डेड कर दिया गया, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों बंदे जिंदा हैं और योगेंद्र यादव इनको लेकर के कोर्ट पहुंचे। अब ये पूरा मैटर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का है, जिसकी सुनवाई हो रही है इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें योगेंद्र यादव 2 ऐसे वोटर्स को कोर्ट में लेके गए जिनको इलेक्शन कमीशन डेड डिक्लेयर यहाँ पर कर चुका है। योगेंद्र यादव ने यहाँ पर ये बोला कि बिहार SIR अब तक सबसे बड़ा वोटर डिलीशन एक्सरसाइज है। 65 लाख लोगों का नाम यहाँ पर डिलीट हो चुका है एंड ज्यादातर लोगों को इसमें डेड बताया गया है। लेकिन ये 2 जिंदा लोग जो कोर्ट में पहुंचे हैं, इसने सारी डिक्लेयर डेड वाले लोगों की लिस्ट को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया यहाँ पे। अब कोर्ट यहाँ पर ये कहती है कि ये तो भैया गलती से किया जा सकता है। हाँ, ऐसी गलतियां तो भैया होती रहती है ना। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन से क्यों हो रही है ऐसी गलतियां, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी पार्टी से या फिर विपक्ष से ऐसी गलती हो जाएगी ना तो कोर्ट उल्टा टांग देगा उनको। इनफैक्ट यहाँ पर जज साहब ने ये भी बोला कि अगर ऐसा हुआ है तो इसको करेक्ट किया जाए। इसको तो करेक्ट अब किया जाएगा, लेकिन ये जो 65 लाख लोग और भी हटाए गए हैं इस वोटर लिस्ट
लिस्ट से आखिरकार उनको किस टाइम पर करेक्ट किया जाएगा और उसमें से कितने लोग सही हैं, कितने लोग गलत डिलीट हुए हैं, इसका पता कैसे चलेगा। साफ पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर गड़बड़ झाला कर रहा है एंड प्रूफ के साथ ये चीज बार बार दिखाई जा रही है। लेकिन जुडिशरी नहीं भैया, हम तो स्ट्रे डॉग्स के ऊपर एक्शन ले लेंगे खटाखट। अभी जो पूरा मैटर हुआ तो इस पे इलेक्शन कमीशन के जो लॉयर थे वहां पर जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ तो एक ड्रामा यहाँ पर किया जा रहा है। हाँ डेफिनेटली ये ड्रामा है और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो ड्रामा नहीं है, जो मोदी जी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी ड्रामा नहीं है। अगर तुम किसी जिंदा इंसान को सबूत के तौर पे लेकर आ गए हो कि देखो इलेक्शन कमीशन ने इनको डेट डिक्लेयर कर दिया तो ये ड्रामा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो जो कर रहे हैं वो तो भैया रियल है एकदम। एंड जुडिशरी के बारे में भी यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। रिसेंटली स्ट्रे डॉग्स के ऊपर एक वर्डिक्ट निकल के सामने और सुओ मोटो केस था, किसी ने लाकर कुछ यहाँ पर केस नहीं करा, किसी ने लाकर कुछ यहाँ पर एविडेंसेस नहीं रखे, उसके ऊपर सुओ मोटो यहाँ पर ले लिया गया और बहुत बड़ा वर्डिक्ट दे दिया गया। लेकिन इस चीज के ऊपर जो कि हमारे डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, जहां पर बार बार प्रूफ दिखाए जा रहे हैं और वो प्रूफ जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पर है या फिर उन्होंने ही खुद प्रोवाइड कराए हैं, उसके ऊपर सुओ मोटो आखिरकार अभी तक क्यों नहीं लिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए इस मैटर में एंड इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है, इलेक्शन कमीशन से गलती हो गई है यार बाय चांस यहाँ पे। इनफैक्ट जब इन दो लोगों को पेश किया गया कोर्ट में जज साहब के सामने, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि वी विल लुक इनटू दिस मैटर। सोचो इतना बड़ा एक्सपोजे हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पे खड़े होके एंड कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि वी लुक इनटू दिस मैटर, मतलब ठीक है इतना बड़ा हो गया है लेकिन हम देखेंगे क्या है ये। वैसे इसके अलावा आपको बता देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की इस बात को मान लिया है कि आधार कार्ड और जो राशन कार्ड है वो एक प्रॉपर एड्रेस प्रूफ नहीं है SIR के लिए। अब बस इन दोनों तीनों डॉट्स को यहाँ पर कनेक्ट कर लो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि गलती हो गई इन लोगों से एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की बात को मान रहा है एंड इस चीज को समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार यहाँ पर कितना बड़ा सुओ मोटो लेने वाला है इस पूरे के पूरे वोट चोरी के केस में। इनफैक्ट इसके अलावा जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, सुनो जरा इसको एक बार। योगेंद्र यादव यहाँ पर बता रहे हैं कि ये दो लोगों तो हम पकड़ के लेकर आ गए, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जिनके साथ ऐसी चीज हो सकती है। अब इलेक्शन कमीशन फाइनल लिस्ट जो है वो 25 तारीख को यहाँ पर निकालेगा एंड फाइनल पोल की लिस्ट बनने का यहाँ पर डेट है 30 सितंबर। अगर पिछले इलेक्शन की बात करी जाए उसका रेफरेंस इन्होंने यहाँ पर लिया है। अब सोचो जरा, आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो चुका है SIR के बाद और आपके पास सिर्फ 5 दिन है, क्या आप अपना नाम वापस उसमें ऐड करवा पाओगे? नहीं, आप जाओगे वापस नाम ऐड करवाने और 5 साल बाद आपका नंबर लगेगा। यही बात यहाँ पर योगेंद्र यादव कह रहे हैं, जरा सुनो इसको। Once you are on the draft electoral rolls, don't worry, you have all the rights. You will get notice, you will be heard. And if you are not satisfied, you have first appeal, you have second appeal. My question, my lord, is where is my first appeal? Bihar Assembly has to be constituted on 22nd of November. And electoral rolls are frozen 1 week before the first day of nomination. Now, if we follow last time's pattern, then on 30th of September, the electoral rolls will be frozen. And on 25th of September, Election Commission will tell me that my name has been deleted. Please appreciate this point, my lord. I want to be a candidate in Bihar. I want to contest election. On 25th of September, Election Commission says your name was on the draft list, but your name has been removed now. What would I do? I would file an appeal. By the time I file my appeal, electoral rolls are frozen. Thank you very much. 5 years later, we'll see you. This is the best way, inadvertently, consciously, to throw any competitor out of election. काफी ज्यादा वैलिड पॉइंट्स मुझे यहाँ पर ये लग रहे हैं। 30 सितंबर को इलेक्टोरल रोल जो है वो फ्रीज हो जाएगा यहाँ पर। 25 तारीख को ये पता चलेगा कि आपका नाम यहाँ पर है नहीं, तो आखिरकार आप अपील किस टाइम पर करोगे? 5 साल बाद आपका नंबर लगेगा। अब सोचो, एक दो बंदे नहीं, यहाँ पर 65 लाख लोग या फिर 1 करोड़ या फिर हो सकता है उससे भी ज्यादा लोगों की यहाँ पर बात करी जा रही है। इतने सारे लोग अगर यहाँ पर वोटर लिस्ट से हट जाएंगे, अपील करने का उनके पास टाइम नहीं होगा। अल्टीमेटली बिहार के इलेक्शन में वोट ही वो लोग करेंगे जिनको ये लोग चाहते होंगे कि ये लोग वोट करें, जिनका इनको पता होगा कि पिछली बार इन्होंने कहाँ वोट किया है, किसको वोट किया है, कैसे वोट किया है। अब अगर इतना सब कुछ डिसाइड यहाँ पर कर चुके हो तो आखिरकार इलेक्शन क्यों करवा रहे हो? टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद क्यों कर रहे हो? बाहर निकल के डिक्लेयर क्यों नहीं करते थे कि मोदी जी जीत गए, तालियां हो जाएं। एंड दूसरी सबसे बड़ी आयरॉनिकल चीज यहाँ पर है कि इलेक्शन कमीशन के जो लॉयर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं। अब असली ड्रामा तो ये चल रहा है यहाँ पे इलेक्शन का। अब देखो, सरकार का एक तरफ पूरा ध्यान है यहाँ पर कि बिहार से किस तरीके से वोट्स को डिलीट कर दो कि ये लोग वोट कर ही ना पाए, अल्टीमेटली हम ही लोग यहाँ पर जीत जाए। दूसरी तरफ सरकार का ध्यान ये है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को और ज्यादा यूटिलाइज किया जाए बिहार इलेक्शन के बीच में। एंड इसी को यूटिलाइज करने के लिए हमारी फोर्सेस को अब यूज किया जा रहा है
किस चीज में, केबीसी में भेजकर प्रमोशन कराने के लिए। देखो मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि मैं हमारे देश की आर्म फोर्सेस को सलूट करता हूं, जितना भी वो यहाँ पर हमारे लिए कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है और हमारे को उनको उनकी एफर्ट्स को सलूट करना चाहिए। लेकिन सरकार उनसे जो यहाँ पर पेड पीआर करा रही है वो डेफिनेटली मुझे अच्छा नहीं लग रहा। केबीसी में तीनों फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर भेजा गया। 15 अगस्त को एपिसोड आएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी यहाँ पर आपको नजर आएंगी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह आपको यहाँ पर नजर आएंगी एंड कमांडर प्रेरणा देवस्थली भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। मतलब जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हमारे आर्म फोर्सेस की इंफॉर्मेशन, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन बाहर निकल के जनता को दे रहे थे, उनसे अब यहाँ पर पेड पीआर करा रही है। और ये काम कोई और नहीं, डेफिनेटली देश की सरकार ही करा रही है। अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए देश की सेना को किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी अमिताभ बच्चन के शो के ऊपर, जो अमिताभ बच्चन खुद इनका बहुत बड़ा भक्त है। यहाँ पे देखो मैं फिर से इस बात को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, आर्म फोर्सेस ने जो किया है उनको दिल से सैल्यूट है और उन्होंने जो भी किया यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में, एक भी चीज के ऊपर नो क्वेश्चंस आस्क्ड है। सिंपल, मेरी एटलीस्ट ये पॉलिसी है कि मैं देश की आर्म फोर्सेस से कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहता। जो भी वो कहते हैं मैं उसको दिल से यहाँ पर मानता हूँ, मैं उनको दिल से ट्रस्ट करता हूँ। लेकिन अगर इस तरीके से अपने पॉलिटिक्स के लिए आर्म फोर्सेस को यूज किया जाएगा तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घटिया स्तर ऑफ पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ। मतलब जो लोग देश के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं एंड आर्म फोर्सेस में हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, उनको यहाँ पर टीआरपीस के लिए यूज किया जा रहा है। उसके बाद अमिताभ बच्चन जो है वो अपने आप को देशभक्त भी दिखा देंगे निकल करके। ये है इनकी रियल देशभक्ति। टीआरपी गिर रही है इसलिए आर्म फोर्सेस के लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, पीआर प्रमोशन हो रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ कहानी नहीं रुकती, ये टीआरपी का नंगा नाच इससे भी ज्यादा बड़ा है। रिसेंटली ये भी रूमर चला था कि हिमांशी नारवाल को बिग बॉस में इस बार बुलाया जा रहा है। यहाँ पर भी टीआरपी के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट किया जा रहा था, अब यहाँ पर भी एक और हम पब्लिसिटी स्टंट देख रहे हैं। और यार मैं हमारे देश के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि ये हमारे देश की आर्म फोर्सेस हैं, इनको कोई पीआर के लिए अपने यूज नहीं कर सकता, इनको कोई अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज नहीं कर सकता। आपको देने अपने भाषण जा करके दो। एंड कौन रोक रहा है? मोदी जी जा सकते हैं ना यहाँ पर केबीसी में। वैसे अमिताभ बच्चन उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओ हाँ, ये बात अलग है कि एक ही स्टेज के ऊपर दो इतने ग्रेट एक्टर्स कैसे आएंगे, दोनों की कहीं लड़ाई ना हो जाए वहां। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और अमिताभ बच्चन की वाइफ के बारे में यानी कि जया बच्चन के बारे में बात करना चाहता हूँ। इनकी भी एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है जहां पर इनके साथ कोई बंदा सेल्फी खिंचवाने आया और भैया उनको बिल्कुल यहाँ धकेलने का काम कर दिया जया बच्चन ने। अब मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है ऐश्वर्या राय के लिए। जब एक हट्टे कट्टे बंदे को जया बच्चन इस तरीके से धकेल सकती है तो ऐश्वर्या राय का तो क्या ही होता होगा घर में। धक्का यहाँ पर उस बंदे को पड़ा, लेकिन डर लग रहा है प्रियंका चतुर्वेदी को, क्योंकि थोड़े दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी को भी संसद के अंदर डांट पड़ चुकी है। अरे भैया, जब तुम्हारे को पता है कि जया बच्चन को सेल्फियां पसंद नहीं है, जया बच्चन को फोन पसंद नहीं है, फोन का कैमरा पसंद नहीं है, वो फोन का कैमरा तोड़ देंगी पूरी तरीके से, तो आखिरकार तुम उनके साथ सेल्फी ले क्यों रहे हो? हर आए दिन इंटरनेट के ऊपर जया बच्चन गुस्से वाली ट्रेंड कर रही होती है, उनकी कोई वीडियो दिखाई दे जाती है जहां पर वो लोगों को डांट रही होती है सेल्फी लेने के लिए, और यहाँ पर ये बंदा सेल्फी लेने का काम कर रहा है। ये जया बच्चन के साथ सेल्फी नहीं ले रहा, ये मौत को छूकर टक से वापस आ रहा है यहाँ पे। जया बच्चन जी, आपको कहना चाहता हूँ ये जो धक्का आपने मारा है ये आप अमिताभ बच्चन को मार सकती हैं इस एपिसोड से पहले जो करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पेड पीआर कराने में अमिताभ बच्चन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। प्लीज जया जी यहाँ पर थोड़ी अपनी ताकत उधर डाइवर्ट करिए। वैसे जहां पर जया बच्चन गुस्साई हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक मैटर ऑफ कंसर्न भी है। इस तरीके से किसी के भी पास चले जाना, सेल्फी लेना शुरू कर देना, ये चीज हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी आदत बन चुकी है। इनफैक्ट फॉरेनर्स को काफी बार हैकल किया जाता है उनके साथ सेल्फी ले लेकर। ये चीज मैंने खुद अपनी आंखों से गोवा के अंदर काफी बार देखी है। ये चीज हमारी सोसाइटी में भी रुकनी चाहिए। किसी बंदे को अगर आप कहीं पर स्पॉट करते हो तो उसके साथ सेल्फी लेना जरूरी नहीं होता। एंड अगर आपको उसके साथ सेल्फी लेनी है तो पहले आप उससे पूछ सकते हो कि सर मैम क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले लूं या फिर नहीं ले लूं। अगर वो कहता है कि हाँ ले लो, तभी आप उनके साथ जाके सेल्फी लोगे ना। ऐसे कर करके फोटो लेने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता, उससे आप कोई कूल नहीं बन जाते। इनफैक्ट ये सिविक सेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि इंडियंस में पूरी तरीके से मिसिंग है। अब बाकी सब जया बच्चन को यहाँ पर क्रिटिसाइज करें, मुझे एक बार को समझ आती है, लेकिन कंगना रनौत ये खुद ही मेंटल है बहुत बड़ी, ये जया बच्चन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। इन्होंने यहाँ पर हिट आउट किया है जया बच्चन के ऊपर, कहा है कि लोग इनके नखरे और बदतमीजी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वे अमिताभ बच्चन की पत्नी है। सपा की टोपी उनके ऊपर मुर्गे की कलगी जैसी लगती है और वे खुद लाल टोपी लगाकर किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह दिखाई पड़ती है। कितने अपमान और शर्म की बात है। तालियां हो जाए एक वुमेन एमपी के लिए, किस तरीके की भाषा यूज करी जा रही है, मुर्गी, मुर्गा, सर पे कलगी की तरह लगती है। अगर इनके साथ कोई इसी तरीके से सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाए तो मैडम की Z+ सिक्योरिटी उनको धक्के मार के साइड में कर देगी। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं, आपको दिखाना चाहता हूँ इनकी सिक्योरिटी ने रिसेंटली एक MP को धक्का मारने का काम किया है, जो कि इनके साथ कोई सेल्फी वगैरह नहीं ले रहे थे, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे।
जो खुद इतना ज्यादा सेंसिटिव हो, जिसकी अपनी सिक्योरिटी खुद और एमपीज को धक्के मारने का काम करती हो, वो जया बच्चन के बारे में ये सब बात ना ही बोले तो ही बेटर होगा। अब वैसे आपका इसके ऊपर क्या कहना है? इस बंदे की गलती थी या फिर जया बच्चन है ही लड़ाकू? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और हाँ, कांग्रेस की एड लोगों के साथ शेयर जरूर करना। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।